Hello, my friends. Now, today we will display here the second part of a chapter Mahajanpada period 600 to 325 BC. Several large and powerful independent states were established during the 6th century BC in North India. These states were known as the Mahajanpadas. As per the Buddhist text Angutar Nikaya, 16 Mahajanpadas existed at that time. 6वीं शताब्दी में ऐसे बहुत बड़े बड़े राज्य स्थापित हो गए थे जिन्हें हम आज महाजनपदात बोल सकते हैं। बौद्ध धर्म की पुस्तक अंगुत्तर निकाय के तहत उस वक्त 16 महाजनपदा अस्तित्व में थे। काशी जिसकी राजधानी वाराणसी है, कुरु जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है, हस्तिनापुर, अंग देश की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी राजगृह, वज्जी संघ की राजधानी विदेह है या मिथिला, मल्ल की राजधानी कुशीनारा और कुशवती, चेदी संघ की शक्तिमती या सोथीवती, वत्स की कुशाम्बी, कोसल जो भाई राम का राज्य था, अयोध्या जिसके 2 भाग थे बौद्ध धर्म के अनुसार, साकेत और एक श्रवस्ती, पांचाल इसकी राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी एशिया की राजधानी कंपिल्या, मत्स्य की राजधानी विराटनगर जो अपने राजस्थान में है, सूरसेन की राजधानी मथुरा, आसा की राजधानी पोटन और पटेली, अवंती की राजधानी उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती, गांधार की राजधानी तक्षशिला और कंबोज की राजधानी राजपुर। इस प्रकार ये 16 महाजनपद थे। इनके अलावा कुछ राजतंत्र भी थे। कौशल, वत्स, अवंती और मगध है, ये शक्तिशाली राजतंत्र थे। कुछ गणतंत्र भी थे जैसे शाक्याज और कपिलवस्तु के, भाग्याज, सुसुम गिरी के, अलाकापा के बुल्लीज और केसापुट्टा के कलामाज, रामग्राम के कोलियास, कुशीनारा के मल्याज और मालाज के पावा, पीपालीवन के मौर्याज और वैशाली के लिच्छवीज और मिथिला के विदेह है। ये जो राजस्थान के मुख्य जनपद है, मुझे जहाँ तक याद है ये अपने सिलेबस में से नहीं है, फिर भी मैं आपको रिपीट कर दूं। राजस्थान में जो मुख्य जो कबीले हैं वो पंजाब से मलावा, सीवी, अर्जुनाइन थे, जो आगे चल के बड़ी बहादुरी से इन्होंने यूनानी आक्रांताओं को हराया। इसलिए इन जनपदों का प्रशासन यहीं रह गया। वैसे मुख्य तौर पे हम मेवाड़ का साम्राज्य मान सकते हैं। नागरी जो कि चित्तौड़गढ़ के पास था, जनपद बड़ा था। सीवी के सिक्के यहाँ चला करते थे जो हमें खुदाई में प्राप्त हुए हैं। 5 गुफाएं मिली है जहाँ पे ब्राह्मी लिपि में बहुत कुछ लिखा मिला है जो कि मंदसौर के पास है। इन अभिलेखों से हम ये जानकारी हासिल करते हैं कि सीवी जनपद है ये पश्चिम से लेके साउथ पूर्व तक फैला हुआ था। इसके अलावा कुछ गणतांत्रिक सिस्टम भी थे यहाँ, जैसे कि यहाँ पे संतगारा सभा थी, उनमें जनरल असेंबली बोला करते थे उससे। संतगारा के अलावा एक ये अन्यायु विरोध, ये टॉपिक डिस्प्यूट का है कि कौन सी सभा को क्या अधिकार मिले हुए थे। संतगारा है वो सुप्रीम संगठन माना जाता था जनपदा में। यहाँ की जो नीतियाँ थी वो सारी असेंबली में निर्धारित की जाती थी। इसके अलावा बड़े बड़े गणतंत्र भी थे यहाँ, जहाँ पे जो केंद्रीय सभा थी वो भी अस्तित्व में थी।
इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि उस वक्त हमारे यहाँ दोनों ही प्रकार की संस्थाएं मौजूद थी। अब अगला अध्याय है मौर्य, शुंग, सातवाहन, गुप्त, वर्धन, पाल, राष्ट्रकूट, प्रतिहार, पल्लव, चालुक्य डायनेस्टी। इसमें हम शुरुआत करते हैं मौर्य डायनेस्टी की। 16 महाजनपदों में वह जनपद महाजनपद जो सबसे शक्तिशाली था वह था मौर्य डायनेस्टी, और इसकी शुरुआत हर्णक की वंशावली से हुई थी। मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत हम मानते हैं 326 ईसा पूर्व, जब एक नंद डायनेस्टी के अंतिम शासक, जिन्हें कहीं कहीं घनानंद के नाम से बोला गया है और कहीं कहीं इन्हें धनानंद के नाम से ही बोला गया, क्योंकि इनके पास इतना धन था कि इनका शुद्ध नाम था घनानंद, वह तो साइड में रह गया और इन्हें धनानंद के नाम से जाना गया। उस वक्त अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर का आक्रमण, बाह्य आक्रमण हुआ था, और उनके दिल और दिमाग में ये बैठा हुआ था कि हम कैसे भी करके मगध साम्राज्य को हरा दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आगे चल के डायमाकिस जो उनका राजदूत था, उनको भेजा गया उनके साम्राज्य में। इजिप्ट के शासक थे फिलाडेल्फस, उन्होंने भी एक इजिप्शियन राजदूत डायनोसिस को यहाँ बिंदुसार जो द्वितीय मौर्य सम्राट थे उनके दरबार में भेजा। अब हम तीसरे शासक की बात करते हैं, अशोका। 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व में, अकॉर्डिंग टू जैन श्रुति के अनुसार अशोका है, उन्होंने अपने पिताजी की इच्छा के विपरीत राज्य हासिल किया था। मास्की और गुजर जो अभिलेख मिले हैं उसके तहत उनका नाम अभिलेखों में अशोका के नाम से दर्ज है। अशोका एक बहुत ही बड़े शासक थे, देवनाम प्रिय, और कहीं जगह देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी उनका उल्लेख है। अशोक ने विदिशा की राजकुमारी से शादी की थी और उनसे उनके एक पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र भी प्राप्त हुए थे। उनकी रानी कौरवाकी है, जिसका उल्लेख भी अशोक के साथ मिलता है। 7 वर्ष राज्याभिषेक के 7 वर्ष के पश्चात अशोका ने कश्मीर और खोतान तक अपना साम्राज्य फैला लिया था। उनके शासनकाल में तमिल क्षेत्रों तक उनका शासनकाल था, और यहाँ उत्तरी दिशा में अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। शासन के 8वें वर्ष में अशोका ने पूर्व घोषित जो उनके दादाजी और पिताजी की इच्छा थी कि कलिंग को अपने राम साम्राज्य में ला दिया जाए, तो 261 ईसा पूर्व में उन्होंने उस पर आक्रमण किया। 1 लाख के लगभग लोग मारे गए, और ये सब कुछ हांती गुफा अभिलेख में उल्लेखित है। ऐसा माना जाता है कि उस वक्त नंद राजा वह कलिंग का शासक था, और इतनी जो हत्याएं हुई, नरसंहार हुआ, उसकी वजह से ऐसा माना जाता है कि अशोक का दिल द्रवित हो गया, और उन्होंने उसके बाद में श्रवण, निग्रोध और उपगुप्त से शिक्षा लेकर उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, और धम्मघोष का श्री गणेश कर दिया। कलहण राजतरंगिणी के अनुसार अशोक पहले शिव का पुजारी था या उपासक था मानने वाला। आगे जाके वह मोगली पुत्र तीसा के सानिध्य में उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। बाराबर पहाड़ियों में अशोका ने 4 गुफाएं खुदवाई। आजीविका, सुदामा, चौपार, विश्व झोपड़ी और करना उनका नाम था। उसने धार्मिक यात्राएं भी की बोध गया तक अपने राज्याभिषेक के 10वें साल में, और लुम्बिनी के अंदर भी जब वो 20 साल उसको पूरे हो गए तब वो जाके आया था। ऐसे सबूत मिले हैं रोमान देवी अभिलेख से कि अशोक ने जो टैक्स था वह 1/6 से 1/8 कम कर दिया था। चोला, चेरा, पांड्या, केरला, ये उस वक्त 4 उनके पड़ोसी स्वतंत्र राज्य थे, ऐसा अशोक के अभिलेख में लिखा हुआ है।
और अशोक ने आगे चल के छोटे छोटे चट्टानों पे अभिलेख लिखवाए थे, जिन्हें अशोक, सम्राट अशोक बुद्ध साक्य के नाम से जानता था। धम्म, अशोक की धर्म के प्रति की नीति रही है। वो धर्म शब्द इस्तेमाल नहीं करते थे, धम्म बोलते थे। अशोक ने ऐसे कुछ विचार, आदर्शात्मक विचार डेवलप किए जो कि मानवता की भलाई के लिए थे। इन्हें धम्म नाम दिया गया। अशोक के अनुसार धम्म की परिभाषा ये थी, जो कि उनके द्वितीय अभिलेख और सातवें अभिलेख में मिलता है। उनके अनुसार शनिंग सिंफुल एक्शंस, आप अपने गलत कार्यों को भूल जाएं, दुनिया की भलाई के लिए काम करें। कंपेशन, चैरिटी, ट्रूथ एंड प्योरिटी। कंपेशन हो गया, अपने आप को बीच में रखें, मतलब ना तो अति और ना एकदम धीरे धीरे। चैरिटी, दान करें, सच्चाई का साथ लें, और धर्म के अनुसार अपने कार्यों में पवित्रता रखें। इस प्रकार से धम्म में इंक्लूड थे सेंटली नेचर, सात्विक प्रकृति, प्रकृति की पूजा करें, लोगों की भलाई के लिए काम करें और बुराई को छोड़ें, अच्छा व्यवहार रखें, चैरिटी, अनुदान करें, ग्रेटिट्यूड, अपना बर्ताव अच्छा रखें, अहिंसा का पालन करें, और इसके अलावा अपने माता पिता की बात मानें, बड़े बुजुर्ग की बात मानें, अपने गुरु को आदर्श मानें, अपने मित्र के प्रति, अपने मित्रों के, अपने पारिवारिक के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, और जिनको भी आवश्यकता है उनको दान दें। उनके तीसरे अभिलेख के अनुसार मॉडरेटी इकोनॉमिटी एंड मॉडरेटिंग स्पेंडिंग मनी, अपना पैसा आप वहाँ पे खर्च करें जहाँ आपको लगता है कि यहाँ पर आवश्यक है। बबरू रुक्ष चट्टान जो अभिलेख लिखा हुआ है, उसके तहत अभिषेक, माफ़ी चाहूँगा, अशोक ने जो बुद्ध त्रिरत्न है, जैसे बुद्ध, धम्म और संघ, इनकी स्थापना की थी। और छोटी छोटी कुछ चट्टानें हैं जिन पर कुछ अभिलेख लिखा हुआ, जैसे सांची में है, रायसेन जिले में मध्य प्रदेश के, सारनाथ में, वाराणसी उत्तर प्रदेश में अशोक है। अशोक ने ऐसे ऐसे ऑर्डर दिए हैं, महामातराज और कुशाम्बी और पाटलिपुत्र, उनको ऐसे ऐसे ऑर्डर दिए हैं कि भिक्षु और भिक्षुणी है, प्रयास ऐसा किया जाए कि उनको समिति में उनका आदर किया जाए। उनके पहले अभिलेख में ये लिखा गया है कि किसी भी जानवर को मारा नहीं जाए और किसी भी जानवर को मार के उसकी यज्ञ में बलि नहीं लगाई जाए। धम्म यात्रा, धार्मिक यात्राएं। अशोक के शासन से पहले राजा लोग हमेशा विहार यात्रा किया करते थे ताकि वो शिकार कर सके जानवरों को मारने के लिए। इनकी जगह अशोका ने धम्म यात्रा शुरू की। बौद्ध धर्म से संबंधित जहाँ भी उनकी तीर्थ स्थल है, या ब्राह्मण्स है, श्रामण्स है, या जो आवश्यक लोग हैं, उनको अपन सोने के सर्पियाँ दान के रूप में दें ताकि वो इन धार्मिक स्थलों पर यात्रा करके आएँ। अनुसंधान, अशोक के शासन के समय में प्रादेशिक रज्जुका और युक्ताज, ये दूर दूर यात्रियों पे इनको भेजा गया था, यात्राओं पे हर 5 वर्ष में इनको भेजा जाता था। इसे अनुसंधान का नाम दिया गया। धम्म महामातराज 13वें वर्ष, राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में अशोका ने धम्म महामातराज नियुक्त किए, जिनका मुख्य कार्य ये था कि धार्मिक कार्यों में कोई भेदभाव ना हो, और जो लोग जिनको आवश्यकता है उन लोगों को राज्य को से उनको धन दिया जाए, और जो लोग गलत कार्य करते हैं उनको सज़ा दी जाए, और जिनको पैसे की आवश्यकता है, जो निर्भर है दूसरों पे, उनकी सहायता की जाए। रॉक एडिट्स, चट्टानों पे क्या क्या अभिलेख है उसके बारे में बात की गई है। अशोका भारत का प्रथम शासक है जिसने अपने विषयों को चट्टानों पे उल्लेखित किया। उसको ये प्रेरणा मिली डारायस फर्स्ट, जो कि ईरान, उस वक्त ईरान को फारस बोलते थे, फारस के प्रथम शासक से, क्योंकि अशोका ने जो भी जहाँ भी चट्टानों पे कुछ लिखा, ऐसा ही उन्होंने भी वहीं किया था, अपनी राजआज्ञा लिखवाई थी। मानेसरा और साहब जगड्डी नॉर्थ वेस्ट में लिखवाया था। खौराष्ट्र स्क्रिप्ट में ये सब कुछ लिखवाए थे।
उनके एक पिलर पे जो टोपड़ा में है दिल्ली में, जिनमें 7वें अभिलेख के बारे में जानकारी है। यूनानी शासक एंटियोकस सेकंड ने इस बात का उल्लेख सेकंड और थर्ड एडिक्ट में किया है। जेम्स प्रिंसेप जो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अशोक के अभिलेख को पढ़ने में समझने में महारत हासिल की। अशोक से प्रेरित होकर राजा तीसा जो ताम्रपर्णी श्रीलंका के थे, उन्होंने भी इस उपाधि को अपनाया, देवनाम प्रिय। उन्होंने सम्राट अशोक को भी आमंत्रित किया अपने द्वितीय राज्याभिषेक पे, लेकिन अशोक का कहीं व्यस्त थे तो उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र को, जो बोध गया में बोधि वृक्ष है, उसकी एक डाली के साथ वहाँ उनको भेजा। ऐसा माना जाता है कि श्रीलंका में जो बौद्ध वृक्ष है ये वही डाली का वृक्ष है। ये कुछ चीज़ें आपको बता दूं, बुक में लिखी भी नहीं है। एक बार कोरवा की किसी बात से नाराज़ होकर बोध गया का जो वृक्ष था उसको जड़ समेत हटवा दिया गया था। जब सम्राट अशोक यात्रा करके वापस आए, उन्हें बड़ा दुख हुआ कि जो रानी उनकी सबसे प्रिय है उन्होंने ही उस बोधि वृक्ष को हटवा दिया है। तब उन्होंने वापस अपने किसी सेनापति को भेजा श्रीलंका, और वो जो बोधि वृक्ष था वहाँ पे उसकी एक डाली मंगवाई, और वो वापस बोध गया में जहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञानार्जन प्राप्त हुआ था वहाँ उसका पौधारोपण किया। आज जो बोध गया में जो बोधि वृक्ष है ये वही उसी डाली जो श्रीलंका में फैली हुई है बोध वृक्ष है, उसी का एक हिस्सा है। अशोका के उत्तराधिकारी और मौर्य साम्राज्य का पतन। 50 वर्षों तक अशोका के शासन काल के बाद 50 वर्षों तक उसके उत्तराधिकारियों ने शासन किया। अशोका के बाद उसके पुत्र कुणाल राजा बने, जिन्हें धर्म विवर्धन या दिव्य व्याधना के नाम से जाना गया है। राजतरंगिणी के अनुसार जलोक बाद में कश्मीर का शासक बना था उस वक्त। अकॉर्डिंग टू तारानाथ, तारानाथ के अनुसार अशोक के पुत्र वीरसेन बाद में गांधार के स्वतंत्र शासक बने। कुणाल आंखों से अंधा था। मगध प्रशासन पे धीरे धीरे प्रशासन उनका कम हो गया, और उनके बाद में उनका पुत्र है संप्रति वह शासक बना। कुणाल का पुत्र है दासराष्ट्र ने भी मगध पे शासन किया। उन्होंने नागार्जुन जो गुफाएं हैं, जो आजीविका, क्योंकि जो बिंदुसार है वह आजीविका समुदाय से बिलोंग करता था, उसको मानता था, तो उनके लिए उन्होंने नागार्जुन गुफाएं बनाई। वृद्धर्थ है मौर्य साम्राज्य का सबसे अंतिम शासक माना जाता है। उनके समय में ब्राह्मण मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने उनको भरे सेना के सामने, पूरी सेना के सामने उनकी हत्या कर दी, और शुंग डायनेस्टी इस प्रकार से स्थापित हुई। मौर्य प्रशासन कैसा था? एक केंद्रीकृत सरकार स्थापित थी जिसमें राजा ही सब कुछ हुआ करता था, राजा के हाथ में सब कुछ था। वह ऑटोक्रेटिक नहीं था, स्वायत्तशाही नहीं था। कौटिल्य ने अपनी बुक अर्थशास्त्र में राज्य के 7 भाग लिखे हैं, जिसमें राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र बोला गया है। राजा इसमें अपने लिए चीफ मिनिस्टर, मुख्य जो मंत्री है उसकी नियुक्ति करता था, और पुजारी, ताकि पुजारी है वह राजकार्य धार्मिक कार्य कर सके। इस प्रोसेस को उपाधा परीक्षण बोला गया था। लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में अपनी अपनी इज्जत के अनुसार बैठते थे। इसके अलावा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसे वरिष्ठ मंत्रणाएं भी का काम भी होता था। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एक प्रकार का रूप था। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, केंद्रीकृत प्रशासन, इसमें 18 डिपार्टमेंट हुआ करते थे, विभाग हुआ करते थे, जैसा कि अर्थशास्त्र में उल्लेखित है। प्रेसिडेंट है इन तीर्थों का, महामत्य हुआ करता था। मंत्री है, पुरोहित है, सेनापति है, युवराज है, वो सब इसके भाग हुआ करते थे। समहर्ता, इसके अलावा राजस्व की को इकट्ठा करना,
रिकॉर्ड रखना इनकम का, खर्चा होना और एनुअल बजट बनाने का कार्य समर्था का था। सन्निधाता, कोषाधिकारी, यह जितना भी जो पैसा आता था किंगडम में उसकी देख रेख करता था। उसके पास अर्थशास्त्र के अनुसार उसमें कोषाध्यक्ष, सिताध्यक्ष, पंडाध्यक्ष, सूत्रध्याध्यक्ष और लोनाध्यक्ष, विदिताध्यक्ष और लक्ष्याध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, पौतवध्याध्यक्ष, बंधन ग्रहाध्यक्ष, अत्विका है वह वन विभाग का हेड माना जाता था। युक्ताज और उपायुक्ताज हैं, ये एम्प्लॉयज़ को, लोअर एम्प्लॉयज़ थे, मजदूर लोग थे, उनका कंट्रोल इनके हाथ में था। और महामात्याज इनके मुखिया हुआ करते थे। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रांतीय प्रशासन क्या था? अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य 5 भागों में बटा हुआ था। इनके नाम निम्न है। उत्तरपथ तक्षशिला, अविंती राष्ट्र उज्जैनी, कलिंग ओसाली और दक्षिण पथ सुवर्णगिरी, मध्य देश पाटलिपुत्र। प्रोविंशियल जो प्रशासन है इनका राजकाज जो युवराज है, कुमार है, आर्यपुत्र के हाथों में रहता था। और जो प्रोविंस है वो विश्व में बटा हुआ था और विश्व है स्थानिक में बटे हुए थे। और जो ज़िले का जो हेड है उसे समहर्ता के नाम से जाना जाता था। और जो सबसे छोटी इकाई है ग्रामीण, उसे गोपा के नाम से बोला जाता था। और उसका हेड प्रदेश स्त्री को भी माना जाता था। समहर्ता है। इस प्रकार से स्थानिक गोपाल और विलेज अधिकारी हैं वो सब मिलकर कार्य करते थे। शहरी प्रशासन, मैगस्थनीज जो यूनानी राजदूत थे वहाँ, उनके अनुसार शहर का प्रशासन में समिति में 30 लोग उसके सदस्य हुआ करते थे और 6 कमेटियाँ थी। प्रत्येक कमेटी में 5 लोग हुआ करते थे। फर्स्ट कमेटी की जिम्मेदारी ये थी कि इंडस्ट्री और आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ है उन पर निगरानी करना। सेकंड कमेटी है वह विदेशी लोग आते थे उन पर निगरानी करना। थर्ड कमेटी है वह जन्म और मृत्यु का जो रिकॉर्ड बनाए रखना। फोर्थ कमेटी है वह व्यापार और वाणिज्य के लिए नियुक्त थी। फिफ्थ कमेटी है वह जो बेचान है, जो वस्तुएं बनी हुई थी उनका निगरानी करना। और सिक्स कमेटी है वह इस बात के लिए थी कि जो भी बिकवाली होती है उसका 10वां हिस्सा है उसको टैक्स के तौर पे इकट्ठा करना, जिसे सेल टैक्स बोला गया। मिलिट्री सिस्टम क्या था, आर्मी का सिस्टम क्या था? इतना बड़ा साम्राज्य है उसके लिए भी आर्मी भी ऑर्गेनाइज होनी चाहिए थी। आर्मी में 6 कमेटी थी और प्रत्येक में 5-5 मेंबर थे। ये आर्मी के 5 डिपार्टमेंट को देखते थे, जैसे पैदल सेना इन्फेंट्री, अश्व सेना कैवलरी, हाथी सेना, रथ सेना और नेवल फोर्स है। मिलिट्री अफेयर्स है का मॉनिटरिंग अंतपाल के हाथों से होता था। वह इस बात के लिए जिम्मेदार होता था कि किस प्रकार से बॉर्डर पे क्या क्या गतिविधियां हो रही है और क्या क्या काम करना है। मेगस्ती जिन्हें जो इंडिका बुक लिखी थी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, 6 लाख पैदल सेना सैनिक उनके पास थे, 50,000 घुड़सवार उनके पास थे, 9,000 हाथी थे और 800 रथ सेना थी। जुडिशियल सिस्टम, जो न्यायिक व्यवस्था है, शासक उसका मुखिया होता था। विलेज न्यायालय में जो ग्रामीणी हो या ग्राम विधा है उसके नेतृत्व में काम होता था। जजमेंट, संग्रहण, द्रोणमुख ये न्यायालय हुआ करते थे। इन सब के अलावा सेंट्रल कोर्ट है वो पाटलिपुत्र में होता था, सुप्रीम न्यायालय। इसके अलावा राजा के दरबार में भी कई बार ग्रामसक भी लगता था। यह है धर्मस्थ जजमेंट के लिए काम आता था। इसमें
व्यवहारिक और अमयताज है वो लिपिबद्ध करते थे कार्यप्रणाली को। और ये सिविल कोर्ट आम न्यायालय हुआ करता था। केसेज है जो लूटपाट संबंधित है, चोरी से संबंधित है, सब यहाँ आते थे। और कैसे जो अब्यूजिंग गाली गलौज का है, किसी की बेइज्जती करना, किसी की पिटाई करना, ये सब भी आते थे। वाक पुरुष से, दंड पुरुष से उनको दिखता था। कंटक शोधन ये आपराधिक न्यायालय था। 3 प्रतिष्ठित और अमयताज है मिलके इससे इन अपराधों का सुलझावट करते थे। मतलब व्यक्ति कौन दोषी कौन नहीं है इसका फैसला करते थे। सिटी मजिस्ट्रेट है जिसे व्यवहारिक महामती बोला गया, और जिला मजिस्ट्रेट है जिसे रज्जुक बोला गया। चाणक्य के तहत इसके 4 मुख्य भाग हुआ करते थे: धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन। मौर्य सोसाइटी के मौर्य साम्राज्य के समय में समाज कैसा था, ये हमें जानकारी मिली है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, मैगस्थनीज के इंडिका से और अशोका के 4 अभिलेखों से। कौटिल्य ने वर्णाश्रम सिस्टम को माना है। कौटिल्य के अनुसार यहाँ पे जातियों पर आधारित व्यवसाय था। इसके अलावा 4 वर्णों के अलावा कौटिल्य ने यह भी कहा है कि और भी बहुत सी जातियाँ रहती, जैसे निषाद, पार्श्व, रथाकार, कसाता, वेदक, सूत, चंडाल, मैगस्थनीज, ये अलग अलग भागों में बटे हुए थे। ये सोसाइटी में 7 विभाजन थे, जैसे दार्शनिक, पहला भाग दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा कारीगरी या शिल्पी, चौथा सैनिक, 5वां निरीक्षक और 6वां सभासद और शासक। उसके बाद में उनके वर्गीकरण में मैगस्थनीज ने जाति, रंग और व्यवसाय को नज़रअंदाज किया था। मौर्य शासनकाल के समय में महिलाओं की इतनी अच्छी इज्जत नहीं थी। हाँ, उनकी पोजीशन अच्छी थी, स्मृति काल था ये, और उनको पुनर्विवाह के लिए या नियोग प्रथा के लिए उपयुक्त माना जाता था। तो दोस्तों, मित्रों, साथियों, आज ही मैं आपको सेकंड पार्ट आपके सामने पेश किया है। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। और यदि आप मेरे इस अध्यापन से यदि खुश है, प्रसन्न है, तो कमेंट में ज़रूर आप अपना कमेंट लिखें। और इसके अलावा यदि आप व्हाट्सएप पे मुझे कोई कमेंट करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 7737144295 है। आप ज़रूर व्हाट्सएप पे भेजें। और मेरा जो चैनल है मेमोरी फैक्ट्स आपको कैसा लग रहा है? मुझे उम्मीद है एक दिन में पहाड़ नहीं तैयार होता। मुझे उम्मीद है धीरे धीरे आप लोगों का प्यार प्रेम मुझे मिलेगा, मेरे अध्यापन को आप पसंद करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप अधिक से अधिक लोग इसको सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।